मैं जिंदा ही क्यों हूँ? आखिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ? मेरा ताल्लुक एक बहुत ही तंग नज़र बलोच घराने से है। ऐसे घराने से जहाँ बेटियां अपने वालिदैन को इनकार नहीं कर सकती। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। जब मेरे वालिद मेरी शादी करना चाहते थे तो मैंने बस इनसे इतना ही कहा कि अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं हाँ कहती हूँ। ये एक खुशगवार शादी नहीं थी। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही मेरी गाड़ी का हादसा हो गया। मेरे शौहर को गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई और गाड़ी खाई में जा गिरी। वो गाड़ी से बाहर छलांग लगाकर अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया, जिस पर मुझे खुशी हुई। लेकिन मैं गाड़ी के अंदर ही रह गई और मुझे शदीद चोटें लगी, जिनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। मेरा दायां बाजू, कंधे, रीढ़ की हड्डी और तमाम पसलियां टूट गई। लेकिन जिस हादसे ने मुझे और मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, वो रीढ़ की हड्डी का टूटना था। बहुत से लोग मुझे बचाने के लिए आए। उन्होंने मुझे सीपीआर दिया, उन्होंने मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और जब वो मुझे खींचकर बाहर निकाल रहे थे, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर टूटती हुई महसूस हुई। मैंने लोगों से पूछा कि मेरी टांगें कहाँ हैं, क्योंकि मैं इन्हें अपने जिस्म के साथ महसूस नहीं कर पा रही थी। सबने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ ही हैं। अस्पताल में 2.5 माह बहुत ही बुरे गुजरे। मैं इंतहाई मायूस हो गई। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, मैंने सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हें हाउस वाइफ बना दिया गया। मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम दोबारा कभी पेंटिंग नहीं कर सकोगी। अगले दिन डॉक्टर मेरे पास आया और कहा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है, तुम कभी चल नहीं सकोगी। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, जी ठीक है। अगले दिन फिर डॉक्टर मेरे पास आया और कहने लगा, रीढ़ की हड्डी टूटने और इसके ठीक होने की वजह से किए जाने वाले ऑपरेशन की वजह से तुम तमाम उम्र मां नहीं बन सकती। इस दिन मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैंने अपने बच जाने पर सवालात करने शुरू कर दिए कि आखिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ। जिस बात ने मुझे जिंदा रखा वो ये थी कि एक दिन मैंने अपने भाइयों से पूछा, मैं जानती हूँ कि मेरे हाथ का इलाज हो रहा है, लेकिन मैं इस अस्पताल की सफ़ेद दीवारें देख देख कर थक चुकी हूँ। मुझे रंग लाकर दो, मुझे एक छोटा सा कैनवस लाकर दो, मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली पेंटिंग अपने डेथ बेड पर बिस्तर मर्ग पर बनाई, जहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार पेंटिंग बनाई। पेंटिंग करना क्या कमाल की थेरेपी थी कि एक लफ्ज़ भी बोले बगैर मैं अपने अंदर का सारा दर्द पेंट कर देती थी। पेंटिंग के ज़रिए मैं अपनी दास्ताने दर्द सुनाती थी। लोग मेरी पेंटिंग देखकर कहते कि क्या खूबसूरत पेंटिंग है, कितने ज़्यादा और ज़बरदस्त रंग इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई मेरे सिवा इन पेंटिंग के अंदर पड़ा दर्द नहीं देख सकता था। और इस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे अपने आप के लिए जीना है। मैं किसी और के लिए मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं इस वक्त को चुनूंगी और इसे अपने लिए बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगी। मैं अपने खौफ से लड़ूंगी। मैंने एक एक करके अपने अंदर पड़े सारे खौफ पकड़ना शुरू किए, इनकी एक लिस्ट बनाई और फिर मैंने फैसला किया कि मैं आज से इन सब से एक एक करके लड़ूंगी। क्या आप जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा खौफ क्या था? तलाक। लेकिन जिस दिन मैंने फैसला किया कि ये सिर्फ मेरे खौफ के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैंने अपने शौहर को छोड़कर अपने आप को इससे आज़ाद करा लिया और मैंने खुद को जज्बाती तौर पर इस कदर मजबूत बना लिया कि जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि वो दूसरी शादी कर रहा है, तो मैंने इसे पैगाम भेजा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए नेक तमन्नाएं
और वो जानता है कि मैं आज भी इसके लिए दुआ करती हूँ। मेरा दूसरा बड़ा खौफ ये था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, जो मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़देह था। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ कबूल किए जाने के मुंतज़िर हैं। रोने का कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ़ जाओ और कोई एक बच्चा गोद ले लो, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपना नाम मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशन और यतीमखानों में दे दिया और बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। 2 साल बाद मुझे एक छोटे से शहर से फ़ोन आया कि क्या आप मुनीबा मज़ारी हैं? हमारे पास एक बच्चा है, क्या आप इसे गोद लेंगी? मुझे ऐसा लगा कि मैं माँ बन गई हूँ। जी, जी, मैं इसे गोद लेना चाहूँगी और मैं इसको लेने के लिए आ रही हूँ। इस दिन वो बच्चा 2 दिन का था और आज बड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि आप व्हीलचेयर पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात क्या होती है? लोग ये समझते हैं कि दूसरे लोग इस बात को कबूल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम मुकम्मल लोगों की दुनिया में मुकम्मल नहीं होते। तो मैंने लोगों में जाने का फ़ैसला किया, मैंने पेंटिंग करना शुरू की, बहुत सी मॉडलिंग कैंपेन की, मैंने पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न में एंकर के तौर पर शामिल होने का फ़ैसला किया। मैं पाकिस्तान की ख़वातीन की तंज़ीम की सफ़ीर बनी और अब मैं पाकिस्तान की ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाती हूँ। 2015 में बीबीसी ने मेरा नाम 100 मुतासर-कुन ख़वातीन की फ़हरिस्त में और 2016 में मैगज़ीन थर्ड अंडर 30 में शामिल किया। जब आप अपने आप को खुद कबूल कर लेते हैं, जैसे भी हो, आप दुनिया भी आपको तस्लीम कर लेती है। ये सब आपके अंदर से शुरू होता है। हमारे पास ज़िंदगी का एक हैरानकुन तस्वुर मौजूद है कि चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वैसे होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं। मैं कभी व्हीलचेयर पर आना नहीं चाहती थी, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान और मौका है और इम्तिहान को कभी आसान नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आप डरते हैं, आप रोते हैं, सब कुछ ठीक है, मगर हिम्मत हारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि हारना नहीं चाहिए, लेकिन हारना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप हारोगे फिर आप उठोगे, आप फिर हारोगे, फिर उठोगे, यही आपको आगे लेकर जाना चाहता है। आप जब आप गिरते हो तो आप उठते हो। ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, एक-एक साँस लेने को सेलिब्रेट करो, अपनी ज़िंदगी का जश्न मनाओ, एक-एक साँस लेने का जश्न मनाओ। ऐसे जियो, मरने से पहले न मरो, शुक्रगुज़ार बनो और ज़िंदा रहो, ज़िंदगी का हर लम्हा जियो।